डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में मुख्य या गौण विषय के रूप में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कविताएं के दूसरे खंड भारतेंदु और द्विवेदी युग, हिंदी के आधुनिक युग का, हिंदी साहित्य, हिंदी कविता के आधुनिक युग का आरंभ, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये खंड है जिसकी छठी इकाई भारतेंदु हरिश्चंद्र नए जमाने की मुखरी के ऊपर आधारित ये व्याख्यान है। इस इकाई का लेखन मैंने ही किया है, अर्चना मिश्रा, और इसकी दृश्य श्रव्य प्रस्तोता भी मैं स्वयं अर्चना मिश्रा हूँ। मित्रों, ये इस इकाई के ऊपर दो व्याख्यान होंगे, इस इकाई पर आधारित दो व्याख्यान होंगे। पहले व्याख्यान में जो ये व्याख्यान है उसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होंगे। हिंदी साहित्य को भारतेंदु का क्या योगदान है इसको समझेंगे। भारतेंदु के काव्य की मुख्य विशेषताओं को जानेंगे और फिर दूसरे व्याख्यान में हम भारतेंदु रचित कुछ मुकर्रियों को, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, उनकी पाठ और व्याख्या करेंगे। तो मित्रों, आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। भारतेंदु जी के व्यक्तित्व के विषय में हम पहले जानते हैं। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी। मात्र 35 वर्ष का उनका जीवन काल था और उसमें भी समझिए कि अगर उन्होंने 15-16 साल 17 साल से भी अगर उन्होंने लिखना शुरू किया होगा तो भी 17 वर्ष या उससे कम का उनका लेखन जीवन रहा। और इसी छोटे से 17 वर्ष के जीवन काल में, इस 17 वर्ष की अवधि में उन्होंने इतना कुछ हिंदी के लिए किया, इतना कुछ लिखा कि इस पूरे युग को भारतेंदु के युग के नाम से जाना जाता है। वो युग पुरुष थे, हिंदी भाषा के जनक, हिंदी भाषा के प्रवर्तक, हिंदी भाषा के बीज पुरुष के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। उनका जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में था। वाराणसी के चौखंबा मोहल्ले में भारतेंदु भवन आज भी है, यद्यपि अंदर से काफ़ी कुछ बदल चुका है। उनके जो वारिस हैं, उनके बाद की पीढ़ी के लोग अभी भी वहाँ रहते हैं, लेकिन जो उसका गेट है, मेन गेट, जो उसका फसाड है, वो आज भी वैसा का वैसा है भारतेंदु भवन का। मेरा सौभाग्य है कि भारतेंदु भवन के आसपास के इलाकों में मैं रही। मेरा बचपन पूरा भारतेंदु भवन के इर्द गिर्द बीता है, तो भारतेंदु से एक विशेष जुड़ाव मैं महसूस कर पाती हूँ। आपको इसी संबंध में और बताऊं कि मेरे चाचा जी भी हिंदी के विद्वान थे और जुड़े हुए थे, भारतेंदु के परिवार से भी जुड़े हुए थे। उनके जो वारिस थे उनके साथ उनकी मित्रता थी, उठना बैठना था, साहित्यिक संगत थी। तो उसी सिलसिले में भारतेंदु द्वारा उपयोग की गई किताबों की अलमारियाँ एक समय वो दे रहे थे, तो मेरे चाचा जी खरीद लाए थे और हमारे घर में आज भी भारतेंदु के उपयोग की हुई किताबों की अलमारियाँ मिलती हैं। तो भारतेंदु से एक विशेष जुड़ाव मुझे दिखाई पड़ता है। भारतेंदु का कृतित्व विपुल है। उनके फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्ण दास और उनके संगी थे। भारतेंदु मंडल एक बना था जिसमें कि बाबू राधा कृष्ण दास भी सम्मिलित थे। उन्होंने भारतेंदु की सभी रचनाओं का संकलन किया है, जिसमें कि सभी तरह की रचनाएं हैं और कुछ जो पूरी नहीं हो पाई हैं या केवल आरंभ होकर रह गई हैं, उन सबको भी उन्होंने सम्मिलित किया है
और उनकी कुल 238 रचनाओं का नाम उन्होंने दिया है ग्रंथ में, और जो कि 12 वर्गों में विभाजित है। ये 12 वर्ग हैं: नाटक, काव्य, उपन्यास, स्तोत्र, अनुवाद, परिहास, धर्म संबंधी, महात्म्य, ऐतिहासिक रचनाएं, राजभक्ति परक रचनाएं, स्फुट रचनाएं, लेख और व्याख्यान। ये 12 उन्होंने श्रेणियां बनाई हैं, 12 वर्ग बनाए हैं, और उसमें 238 रचनाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। भारतेंदु की कुछ मौलिक नाट्य रचनाएं हैं जो भारतेंदु नाट्य के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। यद्यपि हिंदी गद्य के सभी विधाओं में उन्होंने लिखना आरंभ किया, और उन्होंने माने चाहा कि हिंदी यथासंभव समृद्ध हो सके, और जितनी विधाएं हो सकती थी उस पर उन्होंने हाथ आजमाया। लेकिन जो विशिष्ट योगदान हम कह सकते हैं, या आज भारतेंदु को जिसके लिए हम सबसे पहले याद करते हैं, वो नाट्य का क्षेत्र है। नाट्य के क्षेत्र में उनका मौलिक योगदान है, और हिंदी नाट्य के क्षेत्र में इतना अच्छा काम, इतना इस तरह का काम शायद और कोई नहीं कर सका जो उन्होंने कर दिया। उनकी 9 मौलिक नाट्य रचनाएं मिलती हैं। वैदिकी हिंसा न भवति 1873 में आई। फिर सत्य हरिश्चंद्र, जिसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, 1875 ईस्वी में आई। भारतेंदु ने स्वयं नाट्य मंडली की रचना की थी, और उस वो नाट्य मंडली जगह जगह जा कर के भारतेंदु के नाटकों का और दूसरे नाटककारों के नाटकों का भी प्रदर्शन किया करती थी। यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतेंदु ने न केवल स्वयं नाटक लिखे, बल्कि उन्होंने दूसरे अपने साथी लेखकों को और नाटक लिखने के लिए प्रेरित किया। उस समय माने भारतेंदु मंडल के सभी लेखक तो नाटक लिखते ही लिखते थे। उस युग के जिस किसी को भी नाटक लिखना आता था, जिस किसी को भी साहित्य रचना जो भी करता था, कुछ भी लिखता था, तो वो नाटक अवश्य लिखता था। तो इसीलिए काशी के ही, वाराणसी के ही मूर्धन्य नाट्यकार हुए हैं श्री कुंवर जी अग्रवाल। उन्होंने इस युग को नाट्य युग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि भारतेंदु युग तो कहा ही जाएगा, लेकिन साथ ही विधा की दृष्टि से अगर देखें तो इस युग को नाट्य युग कहना चाहिए। और वो खासकर भारतेंदु के प्रयत्नों के कारण ही कि उन्होंने इतने नाटक लिखे और उसके बाद खेले भी। तो सत्य हरिश्चंद्र बहुत ज़्यादा खेला गया, उनके जीवन काल में ही खेला गया। और उसमें बलिया में एक प्रदर्शन हुआ था, जिसका उनके समकालीन साहित्यकार थे बाबू गोपाल राम गहमरी जी। उन्होंने बड़ा सजीव वर्णन किया है, उसकी आंखों देखा हाल की तरह से उसका वर्णन किया है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से सत्य हरिश्चंद्र में जब अभिनय कर रहे थे, और हरिश्चंद्र भारतेंदु जी स्वयं राजा हरिश्चंद्र बने हुए श्मशान घाट पर खड़े हैं। मैंने वो एक समय में उनको चांडाल की नौकरी करनी पड़ी थी, तो वहाँ पे वो खड़े हैं और उनकी रानी शैव्या पुत्र का शव लेकर आती हैं। और जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया था वहाँ पर, तो यूरोपीय महिलाएं जो वहाँ आई थी वो एकदम त्राहिमाम करने लगी, उनके रुमाल भीग गए आंसुओं से। और फिर उन्होंने साहब से कहलवाया, अपने पत्नियों से कहलवाया कि भाई कहो कि अब बस करें, अब इससे ज़्यादा और नहीं देखा जाता। तो ऐसा सजीव अभिनय भारतेंदु किया करते थे, इसका दस्तावेज मौजूद है और बहुत काफ़ी इसका प्रदर्शन हुआ सत्य हरिश्चंद्र का। उसके बाद श्री चंद्रावली 1876 में आई। ये वैष्णवों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है और लोक परंपराएं इसमें सुरक्षित हुई हैं। विषस्य विषम औषधम 1876 में, फिर भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। लेकिन जो ब्रजरत्न दास ने भी भारतेंदु ग्रंथावली का संपादन किया है, उन्होंने इसका काल 1876 ईस्वी रखा है। संभवतः पांडुलिपि उस समय की रही होगी, लिखा उस समय गया होगा और 1880 में संभवतः प्रकाशित हुआ होगा।
नील देवी 1881 ईस्वी में। फिर अंधेर नगरी जो कि आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और गाहे बगाहे खेला जाता रहा है। विभिन्न प्रकार की नाट्य मंडलियों ने अंधेर नगरी को खेला है। मतलब इसको खेलना एक चुनौती भी है और एक कसौटी भी है। तो अंधेर नगरी का जितना प्रदर्शन हुआ होगा शायद हिंदी के दूसरे किसी नाटक का हुआ हो। 1881 ईस्वी में लिखा गया था ये। और कहा जाता है कि एक बनारस की ही एक नाट्य मंडली थी जो कि नाटक खेलना चाहती थी और भारतेंदु के पास गई। उसके पहले के जो उसके नाटक थे बड़े फूहड़ टाइप के हुआ करते थे और उसमें जो है विद्रूप हास्य हुआ करता था। तो भारतेंदु सुरुचि संपन्न व्यक्ति थे और नाट्य में उसी सुरुचि संपन्नता का आधान उन्होंने किया था। वही सुरुचि संपन्नता अपने व्यक्तित्व की वो नाट्य में भी लेकर के आए थे। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि इस तरह के कोई फूहड़ नाट्य प्रदर्शन हो। तो उस नाट्य मंडली के कहने पर भारतेंदु ने बस कुछ ही समय में, कुछ घंटों में अंधेर नगरी नाटक लिख करके उनको दिया था और फिर उन्होंने उसका प्रदर्शन किया था। अंधेर नगरी एक मौलिक बंगला कहानी पर आधारित है। तो लेकिन उसको जिस तरह से नाट्य रूप में ढाला है भारतेंदु ने, वो एकदम से मौलिक ही बन पड़ा है। उसमें गीत हैं बहुत सारे। एक बाजार का दृश्य है जिसमें तरह तरह के सामान बेचने वाले लोग हैं और उनका जो गीत है वो सारे अमर गीत हैं। माने रियल लाइफ में भी, वास्तविक जीवन में भी वो सामान बेचने वाले लोग कई बार उन गीतों का इस्तेमाल करते हुए सुने जाते हैं। मैंने अपने बचपन में बनारस की गलियों में चनाजोर इत्यादि बेचते हुए फेरी लगाने वालों से ये गीत सुना है। फिर प्रेम जोगिनी उनका अद्भुत नाटक था जिसमें उन्होंने एक ही अंक लिखा, उसके 4 गर्भांक हैं और इस 4 गर्भांक में ही जो निखर करके आता है, जो इनका दिखाई पड़ता है तेवर भारतेंदु का, तो मैं समझती हूँ कि शायद उसी के कारण वो पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि जिस सच्चाई के साथ वो लिख रहे थे और अपने ही समाज की, अपने ही चारों तरफ की पोल वो जिस तरह से खोल रहे थे, वो शायद उस समय के समाज को स्वीकार्य नहीं हुआ होगा, या फिर दूसरा भी कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये अपूर्ण है प्रेम जोगनी। और लेकिन जो 4 अंग गर्भांक मौजूद हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए पर्याप्त हैं। 1875 ईस्वी में ये लिखा गया था और उसके बाद इसका प्रदर्शन भी आधुनिक काल में भी काफ़ी हुआ है, कई बार हुआ है। कई तरह की नाट्य मंडलियों ने इसको खेला है। सती प्रताप वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, 4 दृश्य लिखे थे केवल 1883 ईस्वी में। उसके बाद 1885 में तो उनकी मृत्यु हो गई। बाबू राधा कृष्ण दास जी जो उनके फुफेरे भाई थे, उन्होंने इसको पूर्ण किया है। ये 9 उनके मौलिक नाटक हैं। फिर अनुदित नाट्य रचनाएं हैं जिसमें विद्या सुंदर 1868 ईस्वी सबसे पहले यही आई थी, जो कि संस्कृत के चौर पंचाशिका के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। माने मूल कहानी चौर पंचाशिका की है और उस कथा को लेकर के यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने बांग्ला में ये नाटक लिखा था और उसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु ने किया था विद्या सुंदर के नाम से। फिर पाखंड विडंबन है, ये भी संस्कृत के एक नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, 3रे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय ये कांचन कविकृत संस्कृत व्यायोग है जिसका कि अनुवाद उन्होंने 1873 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। फिर कर्पूर मंजरी राजशेखर का बहुत प्रसिद्ध सट्टक है, नाट्य का एक प्रकार है सट्टक। तो ये 1875 ईस्वी में उन्होंने इसका अनुवाद प्रस्तुत किया। बांग्ला भारत माता, बांग्ला नाटक है भारत माता, उसका हिंदी अनुवाद है भारत जननी। नाटक नहीं, सॉरी, ये नाट्य गीत है बांग्ला का और उससे हिंदी अनुवाद उसके हिंदी अनुवाद के ऊपर भारत जननी नामक नाटक आधारित है। फिर मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त का संस्कृत प्रसिद्ध नाटक है, राजनीतिक नाटक इसको माना जाता है, एकमात्र संस्कृत का एकमात्र राजनीतिक नाटक इसको माना जाता है।
1878 ईस्वी में इसका अनुवाद उन्होंने किया है। और शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद 1880 ईस्वी में उन्होंने दुर्लभ बंधु इस नाम से किया था। ये भी बहुत ही सुंदर अनुवाद बन पड़ा है। तो ये उनकी 7 कृतियाँ हैं अनुदित, और 9 पहले की, तो 16 नाट्य कृतियाँ उनकी मिलती हैं। उनकी काव्य कृतियाँ हैं जिसमें कि कुछ हैं जो खास उनके वो पुष्टि मार्गी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो अपने पंथ के अनुसार उन्होंने उसके महत्व की चीज़ों को लेकर के उन्होंने काव्य कृतियाँ लिखी हैं। तो उसमें भक्त सर्वस्व 1870 ईस्वी में, कार्तिक स्नान, कार्तिक वैष्णवों के लिए कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है, तो 1872 ईस्वी में उन्होंने कार्तिक स्नान पर उसके महत्व पर एक काव्य रचना करी। फिर वैशाख महात्म्य, वैशाख माह का भी बहुत महत्व है, उसमें धार्मिक उपाचार बहुत सारे होते हैं, तो वो 1872 ईस्वी में वैशाख महात्म्य आया। फिर देवी छद्म लीला, ये उनकी सुंदर काव्य रचना है, 1873 में आई। और प्रातः स्मरण मंगल पाठ भी 1873 ईस्वी में आई। दूसरा, उन्होंने श्री कृष्ण राधा के प्रेम के ऊपर लौकिक और अलौकिक प्रेम को मिलाते हुए और भक्त भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रेमपूर्ण रचनाएं की हैं बहुत सारी। तो उसमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, ये सारी रचनाएं हैं जो उनके अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण भी है, और उनके प्रेम का, उनकी श्रृंगार लीलाओं का वर्णन भी है, और प्रेम से पगी हुई ये रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उनकी काव्य कृतियाँ हैं बहुत सारी। होली, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, मधुमुकुल, फूलों का गुच्छा एक महत्वपूर्ण उनका काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने खड़ी बोली में काव्य, माने आधुनिक हिंदी भाषा में, गद्य की जो भाषा है उसमें उन्होंने काव्य रचना करने की कोशिश की है। हालांकि बाद में जब विद्वान उसको आलोचित करते हैं तब उसको कहते हैं कि ये उर्दू की रचना है या उर्दू से प्रभावित रचना है। तो ये इसीलिए क्योंकि उस समय की जो बोलचाल की बोली थी, बोलचाल की जो हिंदी थी, उसमें काफ़ी सारे अरबी फ़ारसी या उर्दू के शब्द आते थे, तो उसी तरह से उसी सहज भाषा में उन्होंने ये लिखने का प्रयत्न किया है। इसका एक नमूना मैं आपको बताती हूँ, तो उसमें आपको स्वयं समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो उन्होंने लिखा था। नहीं का बाकी वक्त नहीं है आज, न जी में शर्माओ, लब पर जा है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ। कहाँ गई वह पिछली बातें, कहाँ गया वह था जो प्यार, किधर छिपाया चांद सा मुखड़ा दिखलाता जा यार। बेहोशी में घबरा घबरा करके यही कहता हूँ पुकार, मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुश्वार। करो आरजू दिल की मेरे पूरी सूरत दिखलाओ, लब पर जा है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ। तो देखिए, ये पढ़ने में कहाँ लगता है कि उर्दू की रचना है, एकदम सीधी सादी हिंदी जो आज बोलचाल की हिंदी है और उस समय भी थी बोलचाल की हिंदी, उसमें ये लिखी गई है। तो इस तरह से ये इन्होंने बहुत ही साहसपूर्ण प्रयोग किया था। हालांकि वो ऐसा मानते थे कि ये उस तरह से उतनी सरस नहीं बन पड़ी हैं या उतनी अच्छी नहीं बन पड़ी, और वो कहते थे कि गद्य के लिए आधुनिक भाषा का प्रयोग तो मैंने साध लिया, लेकिन शायद काव्य के लिए ब्रज भाषा की सरसता अभी तक उसमें नहीं आ पाई है और ब्रज भाषा ही ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने ब्रज भाषा में ही ज़्यादा काव्य रचनाएं की हैं। जितना अभी मैंने नाम गिनाया लगभग सभी ब्रज भाषा में ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी कोशिश करी है कि ब्रज भाषा का पुट रहते रहते भी शब्दों को आधुनिक हिंदी के शब्दों के साथ रचना की जाए, जिसका परिणाम मुकरियाँ आप देख सकते हैं, जो हम आगे अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत, लेकिन उन्होंने बराबर ये चाहा कि आधुनिक हिंदी जो गद्य की भाषा उनके समय ही बन गई थी, काफ़ी कुछ अच्छी बन गई थी, वो कविता में भी आए और उसका प्रयास उन्होंने लगातार किया, और परिणाम भी फूलों का गुच्छा के रूप में हमारे सामने
दिखाई पड़ता है। फिर प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र और राग संग्रह, ये सारी रचनाएं, उनकी काव्य रचनाएं मिलती हैं। वो रसा उपनाम के साथ, रसा ऐसा उपनाम रखते हुए गज़लें भी कुछ उन्होंने लिखी हैं, तो वो उर्दू में हैं, उसमें ज़्यादा अरबी फ़ारसी के शब्द हैं, तो वो गज़लें उर्दू के अनुसार उन्होंने लिखी हैं। अन्य विधाओं में भी उन्होंने रचना करने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा कि वो हिंदी साहित्य को यथासंभव समृद्ध करना चाहते थे और विभिन्न विधाओं में वो स्वयं रचना कर रहे थे और दूसरों को प्रेरणा दे रहे थे रचना करने की। तो एक उपन्यास उनका मिलता है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा के नाम से, अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये कहानी मिलती है। फिर उन्होंने एक बहुत ही उनकी ज़बरदस्त रचना है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथात्मक रचना है। उन्होंने जिस तरह से लिखना शुरू किया था, लग रहा है कि वो आत्मकथा लिख रहे हैं। देखिए, एक प्रयास उन्होंने प्रेम जोगनी में भी किया था और उसके बाद फिर इस एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से करना चाहा, लेकिन जिस बेबाकी के साथ वो स्वयं को उघाड़ रहे थे और अपने पूरे समाज को उघाड़ रहे थे, वो शायद मंजूर नहीं था उनके आसपास वालों को। शायद ये कारण रहा हो कि इसका भी केवल आरंभ लिख करके ही रह गया, 1-2 पेज ही मिलता है इसका, और जो लिखा है वो ज़बरदस्त है लेकिन ज़्यादा मिलता ही नहीं है। फिर यात्रा वृत्तांत उनके 2 हैं, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ, ये दोनों यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। बहुत ही गंभीर नाट्यशास्त्री निबंध है उनका नाटक, काफ़ी बातें इसमें कही हैं। पहले हिंदी के पहले नाटक के ऊपर इस पे काफ़ी चर्चा की है और काफ़ी इससे हमें उस समय के नाट्य साहित्य और नाट्य गतिविधियों के विषय में पता चलता है। बहुत महत्वपूर्ण लेख है। संगीत सार, संगीत संबंधी निबंध है। हिंदी भाषा संबंधी निबंध है उनका। कश्मीर कुसुम एक रचना है उनकी जो कि इतिहास पर आधारित है, इतिहास संबंधी है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये विचारात्मक निबंध उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने कुछ व्यंग्य लिखे हैं महत्वपूर्ण, 5वें या चूसा पैगंबर, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये सारे व्यंग्य हैं उनके। उन्होंने स्तोत्रों के रूप में भी व्यंग्य लिखा है। एक कंकड़ स्तोत्र करके एक उनकी रचना है जो कि वाराणसी की एक नई बनी सड़क के ऊपर, आज भी उसका नाम नई सड़क ही है, और वो उस पर वहाँ बनी नई थी लेकिन उस पर इतने कंकड़ थे कि चलना दुश्वार था, तो उस पर उन्होंने व्यंग्य रचना की है, कंकड़ स्तोत्रम। और इस तरह से तरह तरह की विधाओं में उन्होंने रचना की। एक जर्नल भी लिखा है उन्होंने कालचक्र नाम से, तो जो कि उस समय की गतिविधियों को, सामयिक गतिविधियों को बताता है। तो ये रचनाएं हैं उनकी। पत्र पत्रिकाएं उन्होंने महत्वपूर्ण निकाली थी उस समय। 1868 में कवि वचन सुधा का मासिक प्रकाशन शुरू हुआ था। फिर ये पाक्षिक हुआ, यानी 15 दिनों में एक बार निकलने वाला, और उसके बाद साप्ताहिक हो गया था। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन शुरू की थी मासिक के रूप में। फिर अगले साल से इसको ही हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित करने लगे थे। 1874 में उन्होंने बाला बोधिनी नाम का एक मंथली निकाला था, मासिक पत्र, जो कि जिसमें कि विशेष रूप से स्त्रियों के से संबंधित बातें होती थी। तो जितना काम वो कर सकते थे जब हिंदी के लिए, उन्होंने लगातार अपने जीवन में किया और हिंदी को समृद्ध किया। उनके थोड़ा सा जन्म और माने उनके परिवार के विषय में हम चर्चा करें तो वो वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके जो पिता थे गोपाल चंद्र जी, वो भी स्वयं भी बहुत साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे और रचना किया करते थे। तो उनके घर में ही वो गोपाल चंद्र जी गिरधर दास के उपनाम से उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं, नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, और उनके नाटक को भी, जो नाटक निबंध है भारतेंदु का, उसमें उन्होंने अपने पिता के नाटक को भी हिंदी के पहले नाटकों की दौड़ में या उसके विमर्श में रखा है कि उसको भी कहा जा सकता है। लेकिन अंत में उन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह के नाटक शकुंतला नाटक, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है,
उसको काफ़ी प्रतिष्ठा दी है और माना है कि ये एक नाटक हिंदी में नाटक की शुरुआत इससे मानी जा सकती है। तो इनका जो जन्म है वो ऋषि पंचमी, एक बहुत ही पवित्र दिन है वैष्णवों के लिए भी, जैनों के लिए भी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1907 में इनका जन्म हुआ था। और चूँकि पिता स्वयं साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे तो उनके घर में लगातार साहित्य प्रेमियों का और कवियों का, लेखकों का आना जाना बना रहता था, साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी। तो ऐसे ही एक समय में जो है पिता की साहित्यिक गोष्ठी चल रही थी और उस समय उनके पिता बलराम कथामृत की रचना कर रहे थे और एक एक दोहा, एक एक छंद आ रहा था और नन्हे भारतेंदु, नन्हे हरिश्चंद्र वहाँ बैठे हुए थे, 5-6-7 वर्ष की अवस्था रही होगी। तो सुनते सुनते उन्होंने कहा कि मैं भी एक कहूँ एक दोहा कहूँ। तो पिता ने बड़े प्यार से कहा, हाँ भाई कहो। और उन्होंने दोहा कहा, लय ब्योणा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। अब ये एकदम बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही है, एक बच्चे की रचना लगती ही नहीं है। तो सब वाह वाह कर उठे और जिसको कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। तो हरिश्चंद्र आगे चल कर के बड़े साहित्यकार होंगे, इसका लक्षण वो 5-7 वर्ष की अवस्था में ही दिखाई पड़ने लगा था। बहुत ही सही और एकदम सुंदर शब्दों का छंद, मात्राओं समेत, माने मात्रा की कोई गलती नहीं, बिल्कुल छंद में बैठने वाला ये दोहा उन्होंने कह दिया। इसका अर्थ है कि ले ब्योणा, ब्योणा कहते हैं कि पहले के समय में दरवाज़ा बंद करने के लिए एक आड़ी लकड़ी लगाई जाती थी ऐसे सीधी। तो वो लेकर के अनिरुद्ध जो है उषा, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ थे कक्ष में और बाणासुर को पता चला तो वो सेना लेकर लड़ने आ गया। अब उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं थे क्योंकि उषा की सखी जो है अनिरुद्ध को सोते सोते हरण करके ले आई थी। तो वो उन्होंने जो ये दरवाजे पर जो आड़ी लकड़ी होती है उसी को लेकर के वो खड़े हो गए। अनिरुद्ध सुजान जो सुघड़ अनिरुद्ध, बुद्धिमान अनिरुद्ध थे, वो ब्योणा लेकर के ही खड़े हो गए और उसी से उन्होंने पराक्रम दिखाया और जो सेना लेकर के बाणासुर आया हुआ था लड़ने के लिए तो उसको मारने लगे, उनका संहार करने लगे। तो ये सुंदर दोहा उन्होंने कहा था। घर पर ही उनकी अब प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और उसके बाद उन्होंने भ्रमण काफ़ी किया था, अपने परिवार के साथ भी वो गए थे और स्वाध्याय किया। उस समय वाराणसी में क्वींस कॉलेज था, आज भी वो क्वींस कॉलेज है वाराणसी में, उसमें उन्होंने थोड़े समय के लिए वो उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन फिर उसके बाद घर पर ही उन्होंने स्वाध्याय से जो सब कई तरह की भाषाओं का और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया था। तो अच्छा, हम अब एक बार उनके साहित्यिक योगदान को देखें कि भारतेंदु का हिंदी साहित्य को क्या खास योगदान है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य का जनक कहा जा सकता है, ये जैसा कि हम शुरू से बता ही रहे हैं। फिर आधुनिक हिंदी गद्य को समुचित दिशा देने का काम भारतेंदु ने किया। ये भी हमने चर्चा की उनकी कृतियों के संदर्भ में कि हर तरह की विधा में उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया और जिससे कि हिंदी गद्य बहुविध हो सके, उसमें विविधता आए और हर तरह की रचना उसमें उपलब्ध हो सके। लेकिन जो खास हिंदी साहित्य को देन है उसको हम 3 प्रमुख बिंदुओं में कह सकते हैं। एक तो उन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर करने का काम किया। हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए, किस तरह, क्या उसकी रवानगी होनी चाहिए, ये उनके साहित्य से स्थिर हुआ। फिर उन्होंने साहित्य को, विशेष रूप से गद्य साहित्य को यथासंभव समृद्ध करने का काम किया, जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण काम था जिसकी मैंने चर्चा की ही थी आरंभ में, कि आधुनिक हिंदी के शिष्ट अव्यवसायी रंगमंच की बुनियाद डालने का काम उन्होंने किया।
इसके पहले जो हिंदी का रंगमंच था, आधुनिक रंगमंच था कह सकते हैं, वो पारसी रंगमंच कह सकते हैं कि चल रहा था, जिसमें कि काफ़ी माने वो पूरी तरह से व्यावसायिक था। तो व्यवसाय की दृष्टि से जो लोगों की मांग होती थी वो उस पर के आधार पर नाटक उसमें खेले जाते थे, जिसमें कि अधिकतर फूहड़ हास्य ही हुआ करता था। तो उससे हटा करके हिंदी रंगमंच को, आधुनिक हिंदी रंगमंच को एक शिष्ट व्यवसायी रंगमंच बनाने का काम, बहुत ही महत्वपूर्ण काम भारतेंदु ने किया। और उसी के आधार पर आगे जितना भी हिंदी में रंगमंच का कार्य हुआ है वो भारतेंदु के किए हुए काम के ऊपर ही हुआ है। अगर भारतेंदु ये नहीं किए होते तो शायद आज हिंदी रंगमंच जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी नहीं पहुंच पाता। भारतेंदु के काव्य पर हमारी ये इकाई है, उनकी मुकरियाँ हम आगे पढ़ेंगे तो उनकी काव्य की विशेषताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारतेंदु के काव्य की विशेषताएं दो स्तरों पर देखी जा सकती हैं, एक भाषा के स्तर पर और दूसरा विषय के स्तर पर। तो अधिकतर रचनाएं जो है ब्रज भाषा में है, फिर भी कुछ हिंदी में भी, आधुनिक हिंदी में भी लिखी है, जो हमने बताया जैसा कि फूलों की गुच्छा में। भाषा के स्तर पर भी उन्होंने 3 महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। परंपरागत ब्रजभाषा में चले आ रहे अप्रचलित शब्दों और मुहावरों को हटाकर उसे तत्कालीन जनसाधारण को समझने लायक बनाया। उनके धार्मिक और भक्ति के पदों में इसका अच्छा निदर्शन मिलता है। ब्रजभाषा के शब्द, तमाम शब्द अप्रचलित हो गए थे, उनको उन्होंने हटाया। यद्यपि ब्रजभाषा ही रखी, लेकिन उसमें से थोड़ा आधुनिक भाषा का या आधुनिक समय में जो शब्द चल रहे थे उनको रखा। कविता के लिए ब्रजभाषा की उपयुक्तता को स्वीकारते हुए उसकी लयात्मकता को बरकरार रखा और शब्द आधुनिक भाषा के रखने की कोशिश की। मुकरियाँ उनकी इसी कोशिश का नतीजा है, तो जो हमने पहले भी चर्चा की थी। और पूरी तरह से हिंदी काव्य में रचना का प्रयत्न किया, जो कि फूलों का गुच्छा में दिखाई पड़ता है। तो ये आप एक रूपरेखा हमने बताई है उनके काव्य की और उनके विषय में आज बात की। अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम उनकी मुकरियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आप अपना पाठ आरंभ कीजिए, पढ़िए इकाई को, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने प्रश्न baou.da.hindi@gmail.com पर भेज सकते हैं। ये सूचनाएं आप लिख दीजिएगा, अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम। ये सूचनाएं लिखते हुए अपना प्रश्न हमें भेजिए और हम आपको अवश्य उत्तर देंगे। तो अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परः